हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रणव कुमार सिंह एंड यू आर वाचिंग आई स्पेशल सेंटर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है उसका मुख्य विषय है कि जो स्पेक्ट्रम बुक है 700 पन्ने की जो बुक है उसे मुख्य रूप से हम लोग कैसे 30 से 40 पन्ने में कॉन्साइज करें। तो देखिए, स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जो सबसे पहला चैप्टर है उसमें दिया हुआ आधुनिक भारतीय इतिहास का स्रोत। तो इससे संबंधित कुछ खास फैक्ट इसमें देखने को मिलता नहीं है, लेकिन सिर्फ इसमें यात्रा वृत्तांत वगैरह की चर्चा की गई है। तो जिसमें पुस्तक और संबंधित लेखक हैं, तो इसने इतना हम लोग कॉन्साइज कर लेते हैं। इसमें इतना लिखने के बाद जो मेन चैप्टर इसका प्रारंभ होता है वह होता है चैप्टर नंबर 2 से, जिसमें कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एवं विस्तार की चर्चा की गई है। तो इसे जो आप लोग नोट्स बनाएंगे, जैसे देखिए मैंने नोट्स बनाए। इसमें पहला जो टॉपिक है सेकंड चैप्टर के अंतर्गत पुर्तगाली, उसमें पुर्तगाली से संबंधित हमने सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने के बाद जो इसका मेन चैप्टर है, मेन टॉपिक है इसका या मेन पॉइंट कह सकते हैं, वह पुर्तगाली कंपनियों का किस प्रकार से भारत में विस्तार देखने को मिला है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने पहला किला की बात किया, फिर 1506, 1509, 1510, 18 सैंथो में पुर्तगाली बस्ती बसता है। फिर 1536 ईस्वी का चटगांव एवं सतगांव में फैक्ट्री खोलने की जो अनुमति महमूद शाह द्वारा प्रदान किया जाता है उसके बारे में मैंने चर्चा की है। इसी प्रकार से कार्टेज व्यवस्था से संबंधित मैंने इसमें लिख दिया है। फिर पुर्तगाली कंपनी के यहाँ वर्णन किया है। इस प्रकार से पुर्तगाली से संबंधित संपूर्ण जो मेन फैक्ट्स है, संपूर्ण सिर्फ ये पेज में पुर्तगाल का सारा फैक्ट्स इसमें कवर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ पुर्तगाली कंपनियों के बाद जो मुख्य रूप से जो नेक्स्ट आए हैं वो डच आए हैं। तो डच से संबंधित मैंने इसमें फैक्ट्स ऐड कर दिया है। देखिए, डच से संबंधित जो सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सिर्फ और सिर्फ एक पन्ने का एक साइड में ही डच से संबंधित सारा फैक्ट्स इतना में कवर हो गया है। इसके बाद अंग्रेज की बारे में हमने इसमें बताया है। तो अंग्रेज से संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो इतने पन्ने में कवर होने के बाद इस सेक्शन में यहाँ तक अंग्रेज का विस्तार हुआ है, यानी कि इस सेक्शन तक अंग्रेज के बारे में हमने सारा फैक्ट्स को ऐड कर लिया। यानी कि मुश्किल से 1.5 पन्ने में एक पन्ने में आप कह सकते हैं कि एक पन्ने में दोनों साइड से मिलाकर एक पन्ने में अंग्रेज हमने इसमें फिनिश कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वह फ्रांसीसी से संबंधित। तो देखिए, मैंने फ्रांसीसी का किस प्रकार से विस्तार, आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष के बाद फिर यहाँ द्वितीय और तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की मैंने इसमें देखिए, यहाँ द्वितीय फ्रांसीसी संघर्ष की बात की गई है, यहाँ फिर तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष की बात की गई है। तो इसके अलावा फिर देखिए, एक स्टिकी नोट्स मार्केट में आती है। पिछले नोट्स में भी बताया गया था, आप स्टिकी नोट्स खरीदिए। स्टिकी नोट्स के अलावा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मिले आपको, जो उससे आप लोग लगे कि इसे नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, तो स्टिकी नोट्स में आप ऐसे ही पेज में ऐसे ही स्टिकी नोट्स चिपकाकर आप यहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऐड करते चले। इसके बाद फिर देखिए, ब्रिटिश विजय के समय भारत की जो स्थिति थी, तीसरा चैप्टर है उसे मैंने इसमें बताया है। इसमें मुख्य रूप से बंगाल के समय, बेसिकली इसमें जो टॉपिक पढ़ना है बंगाल, सिंध और मैसूर। तो बंगाल के बारे में देखिए हमने इसमें कॉन्साइज कितने अच्छी तरीके से इसमें कॉन्साइज कर लिया है। इसके बाद फिर इसी में हमने बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, द्वैत शासन, अवध के समय, फिर बक्सर का युद्ध के समय क्या क्या संधि हुई थी। तो देखिए, अवध के साथ जो संधि हुई थी इसके बारे में सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके अंतर्गत कवर हो गए हैं। शाह आलम के साथ जो संधि हुई थी सारा इसमें कवर हो गया। इसके अलावा शाह आलम के साथ जो संधि हुई थी कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जो कि प्रश्न में पूछा जा सके। द्वैत शासन वारेन हेस्टिंग्स के समय जो प्रारंभ समाप्त किया गया था और लॉर्ड क्लाइव ने इसे प्रारंभ किया था, उसके बारे में हमने इसमें चर्चा कर लिया कि कंपनी क्या किस प्रकार से द्वैत शासन के कारण कंपनी की आय में किस प्रकार से वृद्धि हुई। तो देखिए, 30 लाख पाउंड की कंपनी की आय में वृद्धि हो गई थी। इसके के बाद फिर यदि नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो देखिए, मैसूर से संबंधित सारा सेक्शन सारा फैक्ट्स इस पेज में कवर हो गया। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके अलावा यहाँ चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और देखिए यहाँ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की भी चर्चा की गई है। फिर देखिए यहाँ टीपू सुल्तान के बारे में इसमें सारा फैक्ट्स कवर हो गया। जैसे 4 देश में टीपू सुल्तान ने अपने दूत भेजा था, फ्रांस, तुर्की, ईरान और पेगू। इसके अलावा पेगू उस समय अफगानिस्तान को कहते थे। फिर देखिए, सिंगेरी मंदिर की मरम्मत करवाते हैं। इसके अलावा देवी शारदा पीठ की मूर्ति भी स्थापित करवाता है। जैकोबियन क्लब का सदस्य बनता है। सारा फैक्ट्स इसमें कवर हो जाता है। एक फैक्ट्स और जैसे भारत में रॉकेट तकनीक का सबसे पहले खोज करता था टीपू सुल्तान ही। तो देखिए, सारा फैक्ट्स टीपू सुल्तान के बारे में हमने इसमें कवर कर लिया। मैसूर विजय से संबंधित सारा फैक्ट्स इसमें हमने कवर कर लिया। देख रहे होंगे आप कितनी अच्छी तरीके से इसको कॉन्साइज करके बनाया गया है। इसके बाद यदि नेक्स्ट फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो देखिए, नेक्स्ट है सिंध। यदि सिंध की बात करें तो सिंध में ज़्यादा कुछ खास देखने को मिला नहीं मुझे, इस कारण सिंध मैंने इतना करके छोड़ दिया है। इसके अलावा फिर देखिए, पंजाब से संबंधित अमृतसर की संधि है, रंजीत सिंह के बारे में लिखा गया है। फिर यहाँ देखिए, वजीर वगैरह की बातचीत चर्चा की गई। जो 12 प्रकार के मिसल थे, 12 प्रकार के मिसल के नाम इसमें लिख दिया गया है। इस कारण ताकि सपोज एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन से
12 मिशन के अंतर्गत शामिल नहीं थे। तो इसमें अंतर्गत जब हम लोग 2-3 बार इसे देख लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा की गई है, दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की चर्चा की गई, लाहौर की संधि, भैरोवाल की संधि, इस प्रकार से नोट्स को कंसाइज किया गया है। इसके अलावा यदि देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित मुख्य रूप से बंगाल विजय के समय में ही है वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद फिर स्वर्ण मंदिर, जिंजनबेग, फिर देखिए सहायक संधि की चर्चा की गई है। सहायक संधि किस प्रकार से सहायक संधि का विस्तार हुआ, तो जो लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रारंभ किया गया था, फिर 1798, 99, 1801, 1803, 1804 प्रावधान सहायक संधि में क्या क्या किए गए थे, सारा इसमें एक ही जगह मैंने लिख दिया है। अब यहाँ जो कटकुट का साइन लगाया गया है, इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि भारतीय राज्य विदेशी संबंध प्रत्यक्ष रूप से, कटकुट का मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते थे। जैसे प्रांतों में अंग्रेजी सेना का प्रावधान किया गया था, लेकिन जो खर्च होता था वो प्रांतों को ही वहन करना पड़ता था। राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो यहाँ रिंग फेंस की नीति के बारे में संपूर्ण फैक्ट्स इसमें दिया गया है कि रिंग फेंस की नीति को क्यों यहाँ लाया गया, किसने प्रारंभ किया, इसका उद्देश्य क्या था, क्या क्या इसमें किए गए। इसके बाद फिर देखिए हड़प की नीति से संबंधित सारे फैक्ट्स दिए गए हैं। किसने, जैसे लॉर्ड डलहौजी ने प्रारंभ किया। अवध को कब मिला, 1856 में, कि क्या आधार था, तो यहाँ मैंने ये भी लिख दिया कुशासन का आधार, उस समय अवध का शासक था बाजिद अली। इस प्रकार से आप लोग नोट्स को कंसाइज करते चलिए। फिर इसमें देखिए आंग्ल तिब्बत संबंध, आंग्ल तिब्बत संबंध के बारे में फिर संपूर्ण फैक्ट्स को इसमें मैंने कवर कर दिया है। इसके बाद फिर यदि इस पेज की बात करें, यहाँ देखिए जैसे 1857 का विद्रोह, 1857 से पूर्व भारत में क्या स्थिति थी, विद्रोह के क्या कारण थे। जैसे 1857 के विद्रोह जो जन असंतोष उत्पन्न हुआ, उस जन असंतोष का क्या कारण था, तो मैंने इसमें बना दिया भू राजस्व नीति, नवीन कर व्यवस्था, जनजातीय असंतोष। इसके बाद फिर देखिए क्या कौन कौन से विद्रोह देखने को मिले। तो यदि पहला विद्रोह की बात करते हैं तो सन्यासी विद्रोह था। इसके बाद फिर मिदनापुर। अब देखिए यदि सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं तो सन्यासी विद्रोह से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसमें कवर हो गए। नागा साधु एवं गिरी के सशस्त्र सन्यासी, इन दोनों लोगों द्वारा मुख्य रूप से विद्रोह किया गया था। कौन कौन प्रसिद्ध नेता थे, कारण क्या रहा। आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी इसके वर्णन करते हैं। शामिल कौन थे, महिला एवं मुस्लिम। महिला प्लस लिखा हुआ यानी कि महिला भी शामिल थे, मुस्लिम प्लस लिखा हुआ यानी कि मुस्लिम वर्ग भी शामिल था। फिर इसे फकीर विद्रोह के रूप में प्रसिद्ध हुआ। क्यों प्रसिद्ध हुआ, तो हिंदू मुस्लिम इसमें समान भागीदारी देखने को मिली। ये तो सन्यासी विद्रोह के बारे में। इस प्रकार से देखिए सारे महत्वपूर्ण विद्रोह को मैंने इसमें कवर कर दिया, क्योंकि टॉपिक था 1857 से पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जन असंतोष। अब देखिए इसके अंतर्गत जो दूसरा फैक्ट है वह है जनजातीय एवं कृषक आंदोलन। इसे मैंने अच्छे से इसी टाइप से आप लोग नोट्स बनाते चलिए, सारे सेक्शन को मैंने इसके अंतर्गत कवर किया है। अब देखिए नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह से संबंधित सबसे पहले इसमें मैंने कारण बताया है कि 1857 के विद्रोह का क्या कारण रहा। पहला था तत्कालिक कारण यह हो गया, फिर आर्थिक, कृषक जन असंतोष, राजनीतिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, प्रशासनिक जन असंतोष। इस प्रकार से सारे आप लोग इसे कंसाइज करते चलिए। इस प्रकार से यहाँ देखिए मैंने क्या बता दिया है, क्षेत्र, एक तरफ क्षेत्र बताया है, फिर दूसरी तरफ कौन उनका नेतृत्व किए। जैसे देखिए रोहिलखंड में खान बहादुर नेतृत्व करते हैं। खान बहादुर को बरेली का सम्राट घोषित किया जाता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे फैज़ाबाद में अहमदुल्ला है, इनके ऊपर 50,000 का इनाम रहता है। तो 50,000 को जो इनाम है आप इसे लिख सकते हैं 50 के इनाम, के मतलब 1000 होता है। और इसके बाद देखिए बागपत शाह महल में 84 गाँव को एकत्र किया। तो इस प्रकार से आप लोग एक तरफ यहाँ कारण बताइए, तो दूसरी तरफ यह विद्रोह असफल क्यों हुआ वो देखिए, वो बताते चलिए। इसका मतलब हुआ कि आप लोग इस प्रकार से आप लोग को नोट्स कंसाइज करना है, ताकि पीटी परीक्षा के साथ साथ आप लोग को मेंस वाला भी कवर हो जाए। जैसे सपोज प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। 1857 का विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। तो देखिए इसे मैंने पीटी फैक्ट्स भी कवर कर दिया है। और दूसरा सपोज मेंस मुख्य परीक्षा में पूछ लेता है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण रहे हैं, तो इसमें मैंने एक तरफ कारण भी बताया है और दूसरी तरफ यह विद्रोह असफल क्यों हुआ यह भी बताया है। इसके बाद फिर इस एक ही पन्ने में कारण असफल क्यों, इसका परिणाम क्या हुआ और इस विद्रोह का प्रारंभ यानी कि विस्तार कैसे देखने को मिला, सारा एक ही पन्ने में कवर हो गया। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से यदि आप लोग बात करें, देखिए 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से एक पन्ने, दोनों साइड से एक पन्ने में 1857 का विद्रोह में सारा पीटी और मेंट सारा सेक्शन कवर हो गया है। अब देखिए इधर नेक्स्ट पन्ने के दूसरी तरफ देखिए, पन्ने के दूसरी तरफ मैंने 1857 का विद्रोह से संबंधित मुख्य रूप से
प्रकृति की चर्चा की है। एक तरफ देखिए इसके संबंध में मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्रकृति देखने को मिलती है। पहली जो प्रकृति है यूरोपियन का है, दूसरा इंडियन का है, तीसरा मार्क्सिस्ट का है। जो यूरोपियन कहते हैं वो कहते हैं कि सीमित संघर्ष था, राष्ट्रीयता का अभाव बताते हैं। इसमें आप लोग इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं यूरोपीय स्कॉलर के बारे में, जैसे रीस है, होम्स है, नीले, लॉरेंस ऑट्रम, इन प्रकार का कुछ कुछ की चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद फिर यदि इंडियन स्कॉलर की बात करें तो प्रथम स्वाधीनता संघर्ष मानते हैं, लेकिन जो मार्क्सिस्ट थे वो विदेशी एवं सामंती व्यवस्था के विरुद्ध मानते हैं। तो इस प्रकार से जो 1857 का विद्रोह है, आप लोग प्रयास करें कि सिर्फ और सिर्फ एक पन्ने में ही 1857 का विद्रोह पूरा कवर हो जाए। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित ज़्यादा कुछ फैक्ट्स मिला नहीं इसमें मुझे स्पेक्ट्रम में, इससे कारण मैंने इसमें कुछ खास किया नहीं है। लेकिन हाँ, इतना कंप्लीट कर लिया है कि सपोज एग्ज़ाम के समय में मुझे ये जो स्पेक्ट्रम की इतनी मोटी बुक है वो मुझे पढ़नी नहीं पड़े, और इस प्रकार से मैंने इसमें कवर कर लिया है। दोनों तरफ देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, एक तरफ मैंने प्रमुख विद्रोह को बताया है, तो दूसरी तरफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है सारा मैंने इसके अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया है। इसके बाद फिर देखिए महात्मा गांधी से संबंधित जो भी है सारा इस सेक्शन में कवर होगा। इसके अलावा महात्मा गांधी से संबंधित कुछ भी नहीं पढ़ना है। महात्मा गांधी देखिए एक तरफ मैंने बना दिया प्रारंभिक जीवन, दूसरी तरफ उनके राजनीतिक गुरु, तीसरी तरफ भारत वापसी की बात करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग दक्षिण अफ्रीका प्रवास की एक ही पन्ने में सारा सेक्शन इसमें कवर कर लिया है मैंने। तो आप लोग भी प्रयास करिए कि एक ही पन्ने में सारा सेक्शन कवर करिए। इसके अलावा जो भी फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट लगे उससे आप लोग हाईलाइटर से ऐड करते चलिए, या फिर इस प्रकार से जो स्टिकी नोट्स है आप स्टिकी नोट्स के रूप में भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट है उससे देखिए रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित इस प्रकार से मैंने सारा इसमें कवर कर लिया है। इस प्रकार से नोट्स बनाए कि एग्जाम के समय में ज़्यादा बुक वगैरह पढ़ने की ज़रूरत ना हो और कम पन्ने में आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। जैसे रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात करते हैं तो एक तरफ देखें रॉलेट एक्ट से संबंधित पूरा बता दिया कि रॉलेट एक्ट क्या था, क्यों आया, राष्ट्रीयता की भावना इस समय बढ़ गई थी, इसके विरोध स्वरूप एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को प्लस बताया है। राष्ट्रीयता की भावना प्लस एवं क्रांतिकारी गतिविधियां प्लस, यानी कि ये दोनों भावना उसमें विद्यमान थी, इसके विरोध स्वरूप रॉलेट एक्ट आया। इसके बाद फिर यहाँ देखिए कि सर सिडनी रॉलेट समिति के नाम पर ये गठित हुआ था, उसने ही रॉलेट एक्ट के बारे में सिफारिश किया। फिर ये इसके बारे में देखिए सिफारिश क्या क्या किया, रॉलेट एक्ट क्या क्या प्रावधान था, विशेष न्यायालय की स्थापना हुई, उसमें कितने वकील थे, सब सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इसमें कवर करिए। इसके बाद फिर देखिए जब विरोध होता है तो विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड है। फिर इसमें देखिए कि ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर की चर्चा की गई। फिर इसी पन्ने में देखिए यहाँ जांच दल, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो जांच स्वरूप बनी थी, कांग्रेस का अलग जांच बना था, ब्रिटिश सरकार का अलग। तो एक ही पन्ने में मैंने इस एक तरफ कांग्रेस का बता दिया, दूसरी तरफ इसमें मैंने ब्रिटिश सरकार का बता दिया है। इसके तरफ देखिए ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित एक ही पन्ने में समराइज हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट है खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। तो देखिए खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन भी एक पन्ने में ही मैंने कवर करने का प्रयास किया, जो कि सारा फैक्ट्स इसमें कवर है, एक भी फैक्ट इसमें छूटा हुआ नहीं है जो कि बुक में दिया हुआ था। जैसे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन की बात को देखिए, यहाँ एक तरफ खिलाफत आंदोलन की मैंने चर्चा की है। इसमें कारण क्या था, कांग्रेस ने छोड़ दी थी, खिलाफत आंदोलन के कारण कांग्रेस छोड़ दिए थे जिन्ना, एनी बेसेंट, जीएस कारपेटे, बीसी पाल और मालवीय, ये 4-5 ऐसे नेता थे जो कि खिलाफत आंदोलन के कारण कांग्रेस को छोड़ दिए थे। इसके बाद फिर देखिए 1920 में सेब्रिज की संधि, ये सब पूरा मैंने इसमें चर्चा किया है। फिर यहाँ असहयोग आंदोलन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसमें बता दिया है मैंने। असहयोग आंदोलन में क्या क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान की स्थापना हुई थी, किस प्रकार से असहयोग आंदोलन का विस्तार देखने को मिला, कौन कौन असहयोग आंदोलन के समय क्या क्या उपाधियां वापस लौटाया गया, गांधी जी को कितने वर्ष की जेल हुई, सुभाष चंद्र बोस का क्या स्टेटमेंट था, मार्क्सवादी भी थिंकर क्या कहते थे, डॉक्टर मुंजे का क्या स्टेटमेंट था। इस प्रकार से देखिए विरोध स्वरूप CR दास व मोतीलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का इन लोगों ने विरोध किया था। तो सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैंने एक ही पेज में कवर करने का प्रयास किया है। यहाँ खिलाफत कमेटी की मांग क्या थी, नवंबर 1919 में क्या हुआ था, अधिवेशन कब, 1 अगस्त को तिलक की मृत्यु, ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स मैंने एक पन्ने में ही कवर करने का प्रयास किया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ 2 दृष्टिकोण था, परिवर्तन समर्थक और परिवर्तन विरोधी। ये बेसिकली 1923 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था असहयोग आंदोलन के बाद, जब चुनाव में शामिल होना था, उसके बारे में मैंने सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स एक तरफ कवर कर दिया है।
इसके बाद फिर मेरठ षड्यंत्र मुकदमा की बात करें तो ये मेरठ षड्यंत्र मुकदमा से संबंधित पूर्व में बीपीएससी में भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से देखिए, इसमें मैंने फिर बताया असहयोग आंदोलन के उपरांत क्या क्या किस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हुई, काकोरी कांड, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इसमें एक सेक्शन में ही कवर कर दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। तो आप लोग प्रयास करें कि इसी प्रकार से नोट्स बनाते चलें। अब देखिए यहाँ साइमन कमीशन से संबंधित किस प्रकार से साइमन कमीशन का विस्तार भारत में देखने को मिला। फिर यहाँ बताया गया है कि इसमें कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन थे, किस प्रकार से कार्य प्रणाली थी, भारतीय प्रतिक्रिया साइमन कमीशन को लेकर क्या देखने को मिले। फिर रिपोर्ट क्या था, लाला लाजपत राय से संबंधित क्या क्या घटनाएं हुई थी, उनके साथ सैंडर्स ने पीटा। फिर 17 नवंबर 1928 ईस्वी को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ देखिए नेहरू रिपोर्ट की बातचीत की गई है। फिर इसमें लॉर्ड बिरकेनहेड जो उसमें भारत सचिव थे, उन्होंने ही कहा था कि भारतीय सर्वसम्मति से संविधान का निर्माण नहीं कर सकते। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप यह नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसके बारे में रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, सारा इसमें कवर किया गया है। फिर देखिए जैसे औपनिवेशिक स्वराज की बात की गई थी, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसमें नहीं चर्चा की गई थी। फिर भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करने की बात की गई थी। तो इस प्रकार से इस प्रकार से मैंने इसमें संपूर्ण एक पन्ने के अंतर्गत सारा नोट्स को कवर करने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ साइमन कमीशन और दूसरी तरफ नेहरू रिपोर्ट, इससे संबंधित मैंने कुछ एनालिसिस करके इसमें अंतर को मैंने एक ही जगह नोट कर लिया है कि साइमन कमीशन में क्या प्रावधान किए गए थे और नेहरू रिपोर्ट में क्या प्रावधान किए गए थे। सपोज यदि मुख्य परीक्षा में इन दोनों से संबंधित एनालिटिकल प्रश्न पूछ लेता है कि दोनों में क्या क्या अंतर देखने को मिले, तो इसमें नोट किया जा सकता है। जैसे साइमन कमीशन में स्वराज प्रदान करने की बात नहीं की गई थी, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में अपने बेसिक स्वराज प्रदान करने की बात की गई। इसी प्रकार से साइमन कमीशन में उत्तरदायी सरकार से प्रांतों में गठित करने की बात की गई, लेकिन नेहरू रिपोर्ट में उत्तरदायी सरकार केंद्र में भी गठित करने की बात की गई। इसी प्रकार से मैंने इसमें देखिए इस प्रकार से साइमन कमीशन नेहरू रिपोर्ट के सारे का चर्चा एक ही पन्ने में किया गया। इसके बाद देखिए जिन्ना की 14 सूत्री मांग इसमें कर दिया गया। जो इंपॉर्टेंट है 14 सूत्री मांग के अंतर्गत सारा को मैंने इसमें कवर कर दिया है। अब इसके बाद जो है वह देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन, एक पन्ने में ही इसे मैंने कॉन्साइज करने का प्रयास किया। लाहौर अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए उसके बारे में मैंने यहाँ नोट कर दिया है। इसके बाद फिर देखिए गांधी जी ने यंग इंडिया में 11 सूत्री मांग की चर्चा की है। सारों 11 मांग यहाँ इसमें कवर किया हुआ है। और फिर दांडी मार्च में क्या क्या थे, दांडी मार्च में देखिए सर्वाधिक प्रतिनिधि किस क्षेत्र से थे, तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक थे गुजरात से 31, उसके बाद महाराष्ट्र से 13। इस प्रकार से मैंने दांडी मार्च से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इसमें कवर कर लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में ही सारा इसमें चर्चा किया हुआ है, यानी कि एक पन्ने में सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों साइड से एक पन्ने में सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं गोलमेज सम्मेलन सारा कवर हो गया है। इसके बाद फिर गोलमेज सम्मेलन, यहाँ देखिए दूसरे पन्ने में गोलमेज सम्मेलन के बारे में मैंने पूरा बताया। इसमें कराची अधिवेशन में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार की चर्चा की गई थी, सारा इसमें लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त कराची अधिवेशन में क्या क्या प्रस्ताव, जो राजनीतिक आर्थिक जो सामाजिक आर्थिक जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए थे उसमें क्या क्या प्रस्ताव थे, सारा इसमें कवर किया हुआ है। देखिए कराची अधिवेशन है, फिर यहाँ गोलमेज सम्मेलन, पहला दूसरा तीसरा तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में चर्चा किया। गोलमेज सम्मेलन का आउटपुट क्या निकला, क्या क्या इसके सकारात्मक परिणाम क्या निकले, ये भी इसमें चर्चा किया हुआ। मतलब एक पन्ने के अंतर्गत इसमें पूरा गोलमेज सम्मेलन इतना सेक्शन आधे पन्ने में कवर हो गया है। इसके बाद फिर देखिए सांप्रदायिक निर्वाचन एवं पुनः समझौता की चर्चा की गई है। रिपोर्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए। इसके बाद फिर यहाँ देखिए पुनः समझौता में कितने प्रकार के प्रावधान किए गए। फिर मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत, बिहार, उड़ीसा, इसमें कितनी सीटें दी गई, क्या क्या आवंटन किए गए। विधान परिषद में 147 सीट निर्धारित किए गए। पृथक निर्वाचक मंडल को गलत कर दिया गया, मतलब स्वीकार नहीं किया गया, इसमें स्वीकारने की बात की गई। फिर देखिए यहाँ अम्बेडकर क्या कहते हैं, इतिहास बताता है कि गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। यह बहुत फेमस कोटेशन है अम्बेडकर का गांधी जी के क्रिटिक को लेकर। इसके बाद फिर देखिए यहाँ डिप्रेस्ड क्लास लीग एवं डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, ये दोनों मिलता जुलता है लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो इसके बारे में मैंने इसमें पूरा अच्छी तरीके से मैंने इसमें एक पन्ने में पूरे नोट्स को कॉन्साइज करने का प्रयास किया। इसके बाद फिर यहाँ देखिए गांधी इरविन समझौता के बारे में हमने इसमें संपूर्ण फैक्ट्स को कवर करने का प्रयास किया। इसके बाद फिर देखिए हरिजन यात्रा ऐसा गांधी जी का है। इसके बाद जो नेक्स्ट के रूप में हमने देखिए 1935 का अधिनियम, जो 1935 का अधिनियम है, 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत आई थी। सारे सेक्शन को इसमें मैंने कवर करने का प्रयास किया। वर्ल्ड वॉर 2 द्वितीय विश्व युद्ध के समय क्या क्या परिस्थितियां थी, वर्धा बैठक से लेकर 1934 की कलकत्ता अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस, फिर भारत में युद्ध आरंभ, सुभाष चंद्र बोस को संपूर्ण फैक्ट्स को इसमें
कवर करने का प्रयास किया, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत से संबंधित सारे फैक्ट्स को इसके अंतर्गत कवर करने का प्रयास किया हुआ है। इसके बाद फिर देखिए पाकिस्तान प्रस्ताव जो आया, फिर अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान किए गए उसकी चर्चा की गई है। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, गांधी जी उद्देश्य, पहले सत्याग्रही, दूसरे तीसरे सत्याग्रही, दिल्ली चलो आंदोलन, ये सब सारे सेक्शन के अंतर्गत हमने कवर करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से यदि आप क्रिप्स मिशन को देखें तो देखिए क्रिप्स मिशन के इसमें प्रधानमंत्री कौन थे, अध्यक्ष, सदस्य, क्या क्या प्रावधान रहा, कांग्रेस का क्या विचार था, मुस्लिम लीग क्या विचार थी, इसके बाद फिर गांधी जी इसे क्या कहते, पोस्ट डेटेड चेक के रूप में गांधी जी ने इसे बोला है। तो इसके जो क्रिप्स मिशन से संबंधित सारे फैक्ट्स इसमें एक पेज में ही कवर किया हुआ है। जैसे सपोज यदि मेंस परीक्षा प्रश्न पूछ लेता है क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के बारे में बताएं शॉर्ट नोट्स में अंतर्गत यदि, तो इसके अंतर्गत बताना होगा। इसके बाद फिर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की इसमें मैंने चर्चा की है। भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित देखिए वर्धा प्रस्ताव क्या था, ग्वालियर टैंक के अंतर्गत क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसके बाद फिर समानांतर सरकार कहाँ कहाँ बना उसके बारे में चर्चा किया। और इसी प्रकार से यदि देखेंगे आप आज़ाद हिंद फौज का, तो देखिए आज़ाद हिंद फौज से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इसके अंतर्गत कवर किया हुआ है। अक्टूबर 1943 के समय क्या हुआ, सिंगापुर में क्या स्थिति घटी थी। फिर देखिए राजगोपालाचारी फार्मूला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार इसमें यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। राजगोपालाचारी फार्मूला से देखिए क्या क्या फार्मूला दिए गए थे। जैसे युद्ध की समाप्ति उपरांत उत्तर पूर्वी एवं उत्तर पश्चिमी भारत के लिए एक आयोग गठित होगा, इसी प्रावधान को लेकर मुख्य रूप से मुस्लिम लीग जो था इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद फिर देखिए इसमें आलोचना क्या किया गया है, जिन्ना एवं वीर सावरकर ने राजगोपालाचारी फार्मूले की आलोचना करते हैं। इसके बाद फिर यहाँ देखिए आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत फिर देखिए यहाँ 7 वर्ष का कारावास की सज़ा दी गई थी कैप्टन अब्दुल रशीद को। सारे फैक्ट्स को हमने इसमें एक पेज के अंतर्गत ही लाल किला जो केस चला था उसमें अंतर्गत देखिए सारे फैक्ट्स के अंतर्गत हमने एक पेज में ही कवर करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से यदि देसाई लियाकत समझौता देखेंगे, बेवेल योजना के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए थे। फिर रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह क्या था, इसकी प्रारंभ कैसे हुई, कौन सा जहाज था, कांग्रेस इसके क्या क्या कारण थे। फिर समझौता सरदार पटेल मोहम्मद अली जिन्ना दोनों मिलकर मुख्य रूप से इसकी समझौता कराते हैं, उसके बारे में भी सारा चर्चा इसमें किया। इसी प्रकार से 1945 का चुनाव। फिर यहाँ देखिए कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को इसमें कवर किया। तो आप लोग भी नोट्स बनाइए, तो इसी समय इसी प्रकार से एक तरफ कैबिनेट मिशन का हेडिंग दीजिए, फिर यहाँ बताइए एक लाइन खींचिए, फिर दोनों तरफ इसको करते चलिए ऐसे, ताकि एग्जाम कम समय में आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। और रिवीजन करते समय जब नोट्स जितना कलरफुल रहेगा, रिवीजन करते समय उतना ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। इसके बाद देखिए फिर यहाँ मैंने अंतरिम सरकार की चर्चा की है। अंतरिम सरकार में कौन कौन से मंत्री थे, सारे जगह एक ही फैक्ट्स लिख लिया गया है, एक जगह सारे को लिख लिया गया है। फिर मुस्लिम लीग से कितने सदस्य थे। इसके बाद फिर देखिए यहाँ स्वतंत्रता एवं विभाजन किस प्रकार से, क्लेमेंट एल्डी क्या घोषणा था, माउंटबेटन योजना क्या रहा है, माउंटबेटन योजना के क्या क्या प्रावधान थे, सारे एक ही जगह मैंने लिख लिया है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट फैक्ट्स वह है विभिन्न गवर्नर जनरल। तो आप लोग भी प्रयास करिए कि गवर्नर जनरल, सारे गवर्नर जनरल उससे संबंधित कार्ड्स को, महत्वपूर्ण कार्ड्स को एक जगह नोट करते चलें। जैसे यदि लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही तृतीय मैसूर युद्ध होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार पर रोक लगता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो इसी प्रकार से आप एक ऐसे बीच में हेडिंग दीजिए गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल हेडिंग लगाने के बाद चारों तरफ से ऐसे ऐसे लाइन खींचकर सारे गवर्नर जनरल का नाम नोट करके उसके इंपॉर्टेंट कार्ड्स को नोट करते चलें। इसके बाद फिर देखिए यहाँ है 1919 से 1939 ईस्वी तक के समय का दौर। इस समय क्या क्या परिस्थितियां घटी, जैसे राष्ट्रवाद के पुनः जीवंत होने के क्या कारण थे। इस यहाँ मैंने 4 कारण बताए। युद्धोपरांत उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयाँ, ये महत्वपूर्ण कारण है। इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोग डील क्या क्या कर सकते हैं, वो सारे सब पॉइंट के रूप में मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। फिर दूसरा, विश्वव्यापी साम्राज्यवाद से राष्ट्रवादियों का मोहभंग होना, क्यों मोहभंग हो गया था, सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो हमने एक जगह ही ऐड कर दिया है। देखिए कांग्रेस, इसके बाद फिर मैंने करते करते ऐसे देते मैंने इसे प्रस्ताव पारित तक बना दिया। फिर यहाँ 1919 का अधिनियम के बारे में हम लोगों ने यहाँ चर्चा की है। इसी प्रकार देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे उग्रवादी राष्ट्रवादियों की क्या गतिविधियां देखने को मिली। सारा एक पन्ने के एक साइड में ही हमने उग्रवादी राष्ट्रवादियों की सभी गतिविधियों को हमने इसमें कवर कर लिया। जैसे सफलता, उग्रवादी राष्ट्रवादियों की क्या सफलता देखने को मिली। देखिए देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का प्रसार देखने को मिला। इससे मैंने सफलता को 5 पॉइंट के अंतर्गत एक जगह मैंने कवर कर लिया। क्या उसके समय उद्घोषणा की गई थी, प्रभुत्व में आने का क्या कारण था, आखिर क्या कारण था जिसमें कि उग्रवादी राष्ट्रवादियों की इतनी लोकप्रियता बढ़ी। तो इसके तहत मैंने जो कारण था वो सारे यहाँ नोट कर लिया है। ये उग्रवादी गतिविधियाँ सफल क्यों होगी उसके बारे में हमने इसमें चर्चा कर ली है।
फिर देखिए किस प्रकार से इनके कार्यक्रम क्या रहे, यानी कि उग्रवादी गतिविधियों का विस्तार क्या हुआ। एक पन्ने के अंतर्गत ही मैंने सभी सेक्शन को कवर करने का प्रयास किया। इसके बाद देखिए उदारवादी चरण, ये पेज उल्टा पुल्टा हो गया, आज आगे उदारवादी आया है, उसके बाद उग्रवादी आया है। तो इसके बाद फिर देखिए उदारवादी के उदय के क्या कारण है, मैंने यहाँ उदय के कारण बताया है 1 2 3 4 5 6 7 कारण बताया। उदय के कारण 7, आखिर कौन कौन से कारण थे जिसके कारण उदारवादी युग का उदय हुआ, तो मैंने इसमें 7 कारण बताया है। 7 कारण बताने के बाद देखिए यहाँ बताया उग्रवादी युग क्या था, यहाँ मैंने बताया है। फिर इसके इसमें महत्वपूर्ण घटना क्या हुई उसे मैंने बताया है। फिर कांग्रेस की स्थिति क्या थी, इसके बाद स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, इस सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स की मैंने चर्चा एक पेज में ही कर ली। फिर है इधर उदारवादी युग। तो आप लोग भी प्रयास करें कि एक पन्ने के अंतर्गत ही, मुश्किल से एक पन्ने के अंतर्गत दोनों साइड से मिलाकर एक पन्ने के अंतर्गत एक टॉपिक को एकदम बिल्कुल फिनिश करने का प्रयास करें। उदारवादी चरण में देखिए सारा सेक्शन इसमें कवर किया, क्या क्या इसमें सफलता क्या रहे, सरकार का रुख क्या था, उदारवादियों को लेकर सरकार का क्या रुख देखने को मिला। इसके बाद फिर यहाँ देखिए राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार से उदारवादियों ने योगदान दिया। यहाँ देखिए उदारवादी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या क्या हैं, सारा इसमें कवर करने का मैंने प्रयास किया है। एक पन्ने के अंतर्गत सारा इसमें हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट है भू राजस्व नीतियाँ। भू राजस्व नीतियाँ के अंतर्गत मुख्य रूप से अस्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी और रैयतबाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो देखिए इसमें सारा मैंने बता दिया है। महलबाड़ी व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आया था, कितने प्रतिशत क्षेत्र पर लागू हुआ था, कौन कौन से क्षेत्र थे। ब्रिटिश भारत का 30% क्षेत्र था जिसमें महलबाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो इसमें मैंने भू राजस्व व्यवस्था को मैंने एक पन्ने के अंतर्गत ही कवर करने का प्रयास किया है। हाँ, एक बात और, जैसे देखिए अब थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मार्केट में जो स्टिकी नोट्स आता है उसको लेकर आप इसमें ऐड करते चलें। तो नौरोजी का स्टेटमेंट यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिला। कुछ कुछ पुस्तक हैं जैसे इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये भू राजस्व नीति से ही इनकी संबंधित पुस्तक है। इसका भी वर्णन, भू राजस्व नीतियों का वर्णन भी इस पुस्तक में की गई है। तो इसे मैंने यहाँ एक जगह नोट कर दिया। कार्ल मार्क्स क्या कहते थे, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति है वह घूर घिनौनी है, तो मैंने इसे नोट कर दिया। फिर आरसी दत्ता का कौन सी पुस्तक है, तो आप लोग भी ऐसे ही प्रयास करिए कि एक पेज लीजिए, उसमें जैसे भू राजस्व नीति का हम लोग आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो एक पन्ने हैं उसमें भू राजस्व नीति, बीच में हेडिंग दीजिए, एक तरफ निकालिए अस्थायी बंदोबस्त, दूसरी तरफ महलबाड़ी, तीसरी तरफ रैयतबाड़ी, चौथी तरफ इजारदारी और एक तरफ हल्का सा पेज स्पेस रहने दीजिएगा ताकि इस टाइप का जो स्टिकी नोट्स है वो समय अनुसार या आवश्यकता अनुसार इसे पेस्ट किया जा सके। तो आप लोग प्रयास करिए इस टाइप का नोट्स बनाने का। इस टाइप का यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो एग्जाम के समय में कम समय में आप लोग मैक्सिमम रिवीजन कर पाएंगे। जैसे देखिए 1857 का विद्रोह, मैंने बताया ही था कि 1857 का विद्रोह, एक तरफ बीच में हेडिंग दीजिए, फिर दीजिए यह विद्रोह सफल क्यों हुआ, क्या क्या कारण थे इस विद्रोह का, परिणाम क्या था, कांग्रेस का रुख क्या था, इस विद्रोह से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स में सिर्फ पीटी फैक्ट्स लिखेंगे और फिर ऊपर में आप लोग स्टिकी नोट्स लगाइए। इस प्रकार का यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी कम समय में आप लोग एग्जाम के समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर पाएंगे। तो आज का यह सेशन हमारा समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।